जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की आज की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे एनआईए टीम आज जा सकती है अमेरिका। तहव्वुर राणा को घसीट कर लाएगी अमेरिका से भारत। जी हां, तिहाड़ जेल में है उसकी बड़ी तैयारी। बताएंगे अभी की सबसे बड़ी खबर। इसी बीच बताएंगे हंगामे के बाद बांग्लादेश में फिर हो रहा इज्तिमा। भारत के मौलाना साद भी लेंगे उसमें हिस्सा। तो वहीं एससीओ में प्रधानमंत्री मोदी के ना जाने की वजह पाकिस्तान नहीं था। बताएंगे क्या था वजह है जो पाकिस्तान में होने वाले एससीओ समिट में पीएम मोदी नहीं गए थे। बताएंगे पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा की जुबानी। तो वहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने दिया पाकिस्तान को बड़ा झटका। तो तुर्की और इस मुस्लिम देश से याराना बढ़ाने लगे शहबाज शरीफ। अब खलीफा का है इंतजार। तो वहीं एक से एक बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हुए मानते हैं कि अपना भारत पावरफुल कंट्रीज में नंबर 1 पर अवश्य आएगा। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां एनआईए की टीम आज जा सकती है अमेरिका। तहव्वुर राणा को घसीट कर लाएगी भारत। जी हां, मुंबई अटैकर दोषी तहव्वुर राणा के गुनाहों का अब बहुत जल्द भारत में ही हिसाब होगा। अमेरिका ने उसके प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है। भारत उसके कॉलर पकड़कर घसीटने को तैयार है। जी हां, एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के 4 अधिकारियों की एक टीम आज यानी गुरुवार को अमेरिका जाने के लिए तैयार है। मकसद है सिर्फ 26/11 मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा को भारत वापस लाना। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एनआईए ने गृह मंत्रालय को अधिकारियों के नाम सौंपे हैं और विदेश मंत्रालय को भी सूचित किया है। गृह मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया है कि एनआईए की टीम वर्तमान में अमेरिकी अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। ये टीम विदेश मंत्रालय से यात्रा की अंतिम पुष्टि का इंतजार कर रही है। जी हाँ, इस टीम में इंस्पेक्टर जनरल आईजी और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी रैंक के अधिकारी शामिल है, जो तहव्वुर राणा की भारत वापसी की निगरानी करेंगे। इस बीच दिल्ली जेल विभाग ने तिहाड़ जेल में उनकी हिरासत के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारत आने के बाद आतंकी राणा को एक उच्च सुरक्षा गार्ड द्वारा वार्ड में रखा जाएगा, जहां उसके सेल में उसकी गतिविधियों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जी हां, तो वहीं आपको बता दें हंगामे के बाद बांग्लादेश में फिर हो रहा इज्तिमा। भारत के मौलाना साद भी लेंगे इसमें हिस्सा। दरअसल बांग्लादेश में फैली अशांति के बीच मुसलमानों के सबसे बड़े इज्तिमा यानी इस्लामिक सम्मेलन में से एक 20वां इज्तिमा का पहला चरण कल शुक्रवार को तुराग नदी के तट पर शुरू होने जा रहा है। इस इज्तिमा में भारत के जाने माने मौलाना साद कांधलवी भी शिरकत करेंगे। पिछले साल दिसंबर में इज्तिमा ग्राउंड के कंट्रोल को लेकर भारतीय मौलाना साद और बांग्लादेश के मौलाना जुबैर अहमद के अनुयायी में झड़प हो गई थी। दोनों गुटों की इस लड़ाई में कम से कम 4 लोगों की मौतें हुई थी और 50 लोग घायल हो गए थे। अब दोनों गुटों में सहमति के बाद इस इज्तिमा को 2 चरण में बांटा गया है। पहला चरण 31 जनवरी से 5 फरवरी तक चलेगा। उसमें मौलाना जुबैर अहमद के अनुयायी हिस्सा लेंगे। वहीं दूसरा चरण 14 से 16 फरवरी तक होगा, जिसमें भारतीय मौलाना साद के अनुयायी हिस्सा लेंगे। वहीं बता दें एससीओ में प्रधानमंत्री मोदी के ना जाने की वजह पाकिस्तान नहीं था क्या? दोस्तों, पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने कहा देखना इस बार जहां भी होगा वो जरूर जाएंगे पीएम मोदी। जी हां, पिछले साल पाकिस्तान में हुई शंघाई सहयोग संगठन बोले तो एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल न होने की वजह दोनों देशों के बीच तनाव नहीं था। जी हां, पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा है कि पाकिस्तान ही नहीं, उससे पहले कजाकिस्तान में हुई एससीओ की बैठक में भी प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेने नहीं गए थे, लेकिन इस बार जहां भी समिट होगा वो आवश्यक जाएंगे। उनका कहना है कि पहले जानबूझकर भारत ने चीन के बनाए एससीओ को डाउनग्रेड किया और ब्रिक्स को वैल्यू दी। हाल ही में चीन के वॉइस फॉरेन मिनिस्टर सन विडोंग और भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री के बीच हुई मुलाकात को लेकर उन्होंने ये दावा किया है। उनका कहना है कि मुलाकात में तमाम बातों के बीच भारत ने चीन से कहा है कि वो एससीओ की प्रेसिडेंसी के लिए चीन का सपोर्ट करेंगे और अगली बैठक में पार्टिसिपेट करेंगे। इसका मतलब यह है कि अगली एससीओ कॉन्फ्रेंस जहां भी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जरूर जाएंगे। कमर चीमा ने कहा कि भारत ने जानबूझकर एससीओ को डाउनग्रेड करके चीन को कहा कि हम तुम्हारे बनाए संगठन के बजाय ब्रिक्स को वैल्यू देंगे। मिसाल के तौर पर जब 2 साल पहले एससीओ की प्रेसिडेंसी भारत के पास थी तो सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों को बुला लिया गया और जब हेड ऑफ गवर्नर्स की बात आई तो कैंसिल कर दिया और कहा कि हम इसको अलग अंदाज से देखते हैं। भारत का वो अलग अंदाज ये था कि उन्होंने ऑनलाइन बैठक की। उससे पहले पीएम मोदी कजाकिस्तान नहीं गए थे और पिछले साल पाकिस्तान भी नहीं आए। अब आप देखना वही एससीओ में इस बार पीएम मोदी जरूर जाएंगे। जी हाँ, ये कहना है दोस्तों पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा का कि कहीं ना कहीं भारत ने चाइना को सबक सिखाने की कोशिश की और अब जब चाइना को पता चलेगा कि भारत उसको टेरने वाला भी नहीं है तो चाइना झुकते हुए भारत के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। ऐसे में जब भारत को पता चल गया कि चीन अब सारी बातें मान रहा है तो फिर एससीओ को ज्वाइन करना चाहिए। इसीलिए भरोसा दिलाया है भारत ने चीन को कि हम अगली बार एससीओ समिट में जरूर भाग लेंगे। दोस्तों, वहीं बता दें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने दिया पाकिस्तान को बड़ा झटका। तो तुर्की और
और इस मुस्लिम देश से याराना बढ़ाने लगे शहबाज शरीफ अब खलीफा का कर रहे इंतजार। जी हाँ, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से झटका खाने के बाद पाकिस्तान अब तुर्की और अजरबैजान की ओर रुख कर रहा है। यही नहीं, अपने दोनों पारंपरिक सहयोगियों को अपने पाले में लाने के लिए इस्लामाबाद एक कदम और आगे बढ़ा रहा है। इसके पहले इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुबियांतो ने भारत के गणतंत्र दिवस का निमंत्रण स्वीकार करने के बाद अपनी इस्लामाबाद यात्रा टाल दी थी। इसे इस्लामाबाद के लिए झटका बताया गया था। अब पाकिस्तान एक बार फिर पुराने दोस्तों की तरफ देख रहा है। बीते सप्ताह अजरबैजान के रक्षा उद्योग मंत्री वुगर मुस्तफायेव ने रक्षा उद्योग में सहयोग की संभावना तलाशने के लिए इस्लामाबाद का दौरा किया था। इकोनॉमिक टाइम्स को पता चला है कि बाकू और इस्लामाबाद दोनों ही संयुक्त अभ्यास से आगे रक्षा साझेदारी का विस्तार करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में पाकिस्तान सशस्त्र बलों के मिलिट्री ऑपरेशन के महानिदेशक मेजर जनरल अब्दुल्ला काशिफ ने साझेदारी पर चर्चा करने के लिए बाकू का दौरा किया। तो वहीं आपको बता दें, भारत चीन बॉर्डर पर फिर खेल करने लगा। ड्रैगन सीमा चौकियों पर बढ़ा रहा पावर की सप्लाई क्या फिर बढ़ेगी? भारत और चीन के बीच टेंशन बता दे कई सालों की कोशिशों के बाद भारत और चाइना के संबंध फिर से पटरी पर लौटने लगे हैं। हालांकि इस बीच चीन फिर से अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और अब उसने सीमा के पास नया खेल शुरू कर दिया है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बोले तो चीनी सेना ने उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित कठिन परिस्थितियों वाले दूर दराज के इलाकों में सीमा चौकियों तक बिजली की सप्लाई बढ़ा दी है। पीएलए डेली ने इस महीने की शुरुआत में बताया है कि झिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र के जायदुल्ला और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के नगारी प्रांत में सीमा चौकियों चीन भारत सीमा पर रणनीतिक क्षेत्र पूरी तरह से राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से कवर की गई थी। बॉर्डर के आउटपोस्ट पर बिजली सप्लाई बढ़ाकर चीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगा हुआ है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अधिकांश सीमा चौकियों द्वारा उपयोग की जाने वाली बिजली और नवीनकरणीय ऊर्जा सैनिकों को सर्दियों में गर्म और सुरक्षित रहने के लिए मजबूत सहायता प्रदान करती है। ये सेना में सभी उच्च ऊंचाई वाले सीमा सुरक्षा चौकियों की ऊर्जा सुरक्षा में एक संरचनात्मक परिवर्तन को भी दिखाता है। तो वहीं आपको बता दें, आंख उठाने से पहले अब 100 बार सोचेगा पाकिस्तान। दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की लिस्ट में भारत पहुंच गया बहुत आगे। जी हां, दुनिया की टॉप आर्मी की रैंकिंग जारी करने वाले ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ने साल 2025 की अपनी लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में भारत को जो रैंक हासिल हुई है उसे जानकर आपका सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। वहीं पाकिस्तान की रैंक इस लिस्ट में इतने पीछे है कि अब भारत पर नजर उठाने से पहले पाकिस्तान कई दफा सोचेगा। ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत की सेना चौथे नंबर पर है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की लिस्ट में अमेरिका टॉप पर है, यानी कि दुनिया सबसे ज्यादा ताकतवर सैन्य शक्ति अमेरिका के पास है। इसके बाद दूसरे नंबर पर रशिया, फिर चीन और चौथे नंबर पर अपना भारत है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स यानी GFP इंडेक्स में भारत को एक महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति बताया गया है। यह इंडेक्स सैन्य इकाइयों, वित्तीय स्थिति, रक्षा बजट, रसद क्षमता समेत 60 से अधिक पैमानों के आधार पर आकलन करके निकाला जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रैंकिंग के मुताबिक अमेरिका की सेना 0.0744 स्कोर के साथ दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति है। वहीं रशिया का स्कोर 0.0788, चीन का स्कोर 0.0788 और भारत का स्कोर 0.1184 रहा है। वहीं टॉप 5 शक्तिशाली सैन्य शक्ति में दक्षिण कोरिया 5वें स्थान पर है। जी हाँ, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान जो कि हमारा नंबर 1 दुश्मन भी है, अब भारत पर आंख उठाने से पहले 100 दफा सोचेगा। भले ही पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, लेकिन इसके बाद भी वो GPF इंडेक्स में टॉप 5 तो छोड़ो, टॉप 10 देशों में भी अपनी जगह नहीं बना पाया है। GPF इंडेक्स में पाकिस्तान को 12वां स्थान दिया गया है और वो ब्राजील से भी नीचे है। ऐसे में भारत पर आंख उठाने से पहले 50 बार भी नहीं बल्कि 50 लाख बार सोचेगा पाकिस्तान कि वो किससे पंगा लेने जा रहा है। वहीं आपको बता दें, कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में इंडियन एजेंट की कथित भूमिका की जांच करी कनाडा कमीशन की 123 पन्नों की रिपोर्ट में भारत के काम के 15 शब्द हैं। इन 15 शब्दों ने ही कनाडाई PM जस्टिन ट्रूडो के 18 महीने के एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी और उनके दावों की धज्जियां उड़ा दी। 15 शब्दों की इस रिपोर्ट से साफ साबित होता है कि स्वयं कनाडा की जांच कमीशन को आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने का कोई सबूत ना मिल सका। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारत कनाडा के संबंधों में वो मुद्दा था जिसकी वजह से दोनों देशों के संबंध निचले स्तर पर पहुंच गए। इस मुद्दे पर जस्टिन ट्रूडो ने बेहद गैर जिम्मेदार रवैया अपनाया और कनाडा की संसद में इस हत्याकांड में भारत के खुफिया एजेंटों के शामिल होने का आरोप लगाया। अब जांच कमीशन की रिपोर्ट ये बताती है कि ट्रूडो के आरोप किस स्तर तक बेबुनियाद, आधारहीन, तर्कहीन और भड़काऊ थे। चौंकाने वाली बात यह कि ट्रूडो ने भारत कनाडा संबंधों को रसातल में पहुंचा दिया, जबकि उन्हें पूरी तरह पता था कि इस मामले में भारत सरकार को जोड़ने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। वे विश्वसनीय सबूत की रट लगा रहे हैं जबकि उनके पास कुछ भी नहीं था। वहीं बता दें, धारा 370 हटने के बाद कस्टोडियन प्रॉपर्टीज पर नया विवाद, रहवासियों को मालिकाना हक देने की मांग तेज, राजनीति गर्म आई। जी हां, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद अब एक और बड़ा मुद्दा गरमाने लगा है। भाजपा प्रवक्ता अंकुर शर्मा ने मांग की है कि पाकिस्तान चले गए लोगों की कस्टोडियन प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज को उनमें रह रहे हिंदू और सिख समुदाय के लोगों के नाम किया जाए। उन्होंने कस्टोडियन विभाग को पूरी तरह खत्म करने की भी मांग उठाई। इस मुद्दे को लेकर अब राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। जी 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तब जम्मू कश्मीर से कई लोग पाकिस्तान चले गए। उनके पीछे छूट गई संपत्तियों को कस्टोडियन प्रॉपर्टीज घोषित कर दिया गया और इनकी देखरेख के लिए कस्टोडियन विभाग बनाया गया। लेकिन जो लोग इन संपत्तियों में दशकों से रह रहे हैं उन्हें अब तक मालिकाना हक नहीं दिया गया है। जी हाँ, अंकुर शर्मा ने कहा कि जम्मू में करीब 10 लाख लोग जिनमें हजारों आर्थिक रूप से कमजोर हिंदू और सिख परिवार कस्टोडियन संपत्तियों में रह रहे हैं। अगर उन्हें इनका मालिकाना हक मिल जाता है तो इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पाकिस्तान में रह रहे पूर्ववर्ती मालिकों का स्टेक पूरी तरह खत्म हो जाएगा। वहीं बता दें, अमेरिका में जबरन घुसने वालों के साथ होगा आतंकियों वाला ट्रीटमेंट, ट्रंप का खतरनाक प्लान। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों के लिए अपनी खतरनाक योजना का खुलासा किया है। ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों को अब कुख्यात ग्वांतानामो सैन्य जेल में रखने की योजना के बारे में बताया है। ग्वांतानामो वे वही सैन्य जेल है जहां अमेरिका में 9/11 के भयानक हमले के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान से पकड़े गए अलकायदा समेत अन्य खूंखार आतंकवादियों और संदिग्धों को बंधक बनाया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे संघीय अधिकारियों को क्यूबा के पूर्वी छोर पर स्थित जेल में अवैध विदेशी अप्रवासियों को रखने के लिए सेंटर बनाने का आदेश देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास ग्वांतानामो में 30,000 बेड है जहां अमेरिका के लोगों को धमकाने वाले सबसे बुरे विदेशी अपराधियों को रखा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि उनमें से कुछ इतने बुरे हैं कि हम उन देशों पर भी भरोसा नहीं करते कि वे खुद उन्हें पकड़ेंगे और हम नहीं चाहते कि वे वापस आएं। तो वहीं आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए अपनी ख्वाहिश को फिर से दोहराया। ऐसे में इस ग्रीनलैंड यानी स्वर्ग की मदद के लिए आगे आया भारत का खास दोस्त फ्रांस। अब क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? जी हाँ, ग्रीनलैंड को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में डेनमार्क के नियंत्रण वाले स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए अपनी ख्वाहिश फिर से दोहराई है। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मुझे लगता है कि हम इसे हासिल करने जा रहे हैं। ट्रंप की इस ख्वाहिश की वजह से अमेरिका के मित्र देश ही उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। डेनमार्क ने आर्कटिक क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने का ऐलान किया है। इस कड़ी में भारत के दोस्त फ्रांस ने भी आर्कटिक क्षेत्र में सैनिकों को तैनात करने की संभावना जताई है। सूद रेडियो को दिए इंटरव्यू में फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने कहा कि फ्रांस डेनमार्क के साथ आर्कटिक क्षेत्र में सेना भेजने की संभावना पर विचार कर रहा है। सरकार ने सैनिकों की तैनाती के लिए बातचीत करनी शुरू कर दिया, लेकिन डेनमार्क इस फैसले के साथ नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यूरोप अंतरराष्ट्रीय कानून की रक्षा के लिए खड़ा होगा। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, आतंक की उल्टी गिनती शुरू। जम्मू कश्मीर के साथ पंजाब पुलिस करेगी दहशतगर्दों का खात्मा। जी हाँ, जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर से सटे बिलावर इलाके में पिछले साल हुई आतंकी वारदातों के बाद अब जम्मू कश्मीर पुलिस और पंजाब पुलिस ने मिलकर आतंकवाद से निपटने के लिए एक ठोस रणनीति तैयार की है। इस रणनीति के तहत दोनों राज्यों के पुलिस बलों ने आतंकवादी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए विशेष ऑपरेशन शुरू किए हैं। बीते साल जम्मू के कठुआ जिले के बिलावर इलाके में आतंकियों ने एक काफिले पर हमला किया था, जिसके बाद से इस इलाके में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं। इन घटनाओं को लेकर सुरक्षा बलों ने इस क्षेत्र में आतंकियों का खात्मा करने के लिए एक व्यापक योजना बनाई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिन प्रभात ने इस क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों का दौरा किया और ऑपरेशन का जायजा लिया। वहीं बता दें, पंजाब सीएम भगवंत मान के घर पर रेड करने पहुंची ईसी। कपूरथला हाउस के बाहर खड़े हैं अधिकारी। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिल्ली स्थित आवास के बाहर उस समय हंगामा मच गया जब दिल्ली पुलिस की एक टीम के साथ फ्लाइंग स्क्वाड की एक टीम पहुंची। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि चुनाव आयोग की टीम ने कपूरथला हाउस में छापेमारी की और तलाशी ली है। हालांकि चुनाव आयोग के सूत्रों ने तलाशी से इनकार किया। एनआईए के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर ओपी पांडे ने कहा कि उन्हें पैसे बांटे जाने की शिकायत मिली थी। उन्होंने कहा कि हमें 100 मिनट में शिकायत का निपटारा करना है। हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम यहाँ आई थी जिसे अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। हम उनसे अपील करने आए हैं कि हमें कैमरामैन के साथ जाने दें, हम जांच करके वापस आएंगे। कपूरथला हाउस के बाहर पांडे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें चुनाव आयोग के एप्लीकेशन सी विजिल पर यह शिकायत मिली थी। उन्होंने कहा कि कोई भी नागरिक इस पर शिकायत कर सकता है। वहीं बता दें, दिल्ली पुलिस की हिरासत में स्वाति मालीवाल केजरीवाल के घर के बाहर फेंका कूड़ा। दरअसल दिल्ली चुनाव के बीच अब कचरे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। स्वाति मालीवाल आज पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान कूड़ा फेंकने पहुंची। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि आज पूरा शहर कूड़ेदान में बदल गया है। मैं यहाँ अरविंद केजरीवाल से बात करने आई हूँ। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि सुधर जाओ वरना जनता तुम्हें सुधार देगी। आगे कहा कि मैं ना तो उनके गुंडों से डरती हूँ और ना ही उनकी पुलिस से डरती हूँ। इतना ही नहीं दोस्तों, रोहिणी की सभा में अमित शाह जी भी गरजे और कहा आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली को कूड़ेदान में बदल दिया। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली के रोहिणी में एक जनसभा में आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 10 सालों तक इन्होंने यानी आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली को कूड़ेदान में बदल दिया। आम आदमी पार्टी दा को हटाने का मतलब है 10 सालों के अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को जवाब देना। अमित शाह जी रोहिणी से बीजेपी प्रत्याशी विजय
विजेंद्र गुप्ता के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। इसी बीच ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। साथ ही साथ लगे हाथों इस वीडियो को दोस्तों भाइयों में साथ ही रिश्तेदारों में व्हाट्सएप फेसबुक एक्स के माध्यम से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।